नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान। अपने आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और आज अपने टॉपिक शुरू करेंगे, उसका नाम है केंद्रीय विधायिका या संघ विधायिका, जिसको अपने कह सकते हैं संघीय विधायिका, या आप इसको केंद्रीय विधायिका भी लिख सकते हैं। पहली बात तो संघीय विधायिका है, केंद्रीय विधायिका का मतलब है केंद्र स्तर के ऊपर इसका गठन किया जाता है, राज्य स्तर के ऊपर नहीं। राज्य स्तर की विधायिका की अपनी बात बाद में करेंगे। दूसरी बात ये विधायिका है, विधायिका का मतलब है एक ऐसी संस्था जो कानून बनाने का काम करती है। तो जो केंद्रीय विधायिका है, संघीय विधायिका है, इसकी बात की जाती है अनुच्छेद 79 के अंदर, अनुच्छेद 79 के अंदर। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघीय विधायिका या केंद्रीय विधायिका जो है, केंद्रीय विधायिका निम्नलिखित अंगों से बनती है, या ऐसा कहा जाए कि निम्नलिखित अंग, जो केंद्रीय विधायिका के अंग होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो तीन चीजों से मिलकर भारत की केंद्रीय विधायिका बनती है। एक है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, इनको अपने संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, संयुक्त रूप से। तो संसद दो चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा से। जबकि जो केंद्रीय विधायिका होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति जो है वह केंद्रीय विधायिका का भाग होता है। तो राष्ट्रपति एक ऐसा आदमी है जो कार्यपालिका का भी भाग है और केंद्रीय विधायिका का भी भाग है। हालांकि जो मंत्री और प्रधानमंत्री हैं वह भी कार्यपालिका का भाग है और वो विधायिका का भी भाग होते हैं, परंतु उनके पास विधायिका का भाग होने का अधिकार है क्योंकि वो संसद के सदस्य हैं। जबकि राष्ट्रपति एक ऐसा आदमी है जो संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी विधायिका का भाग है। उसका कारण यह है कि विधायिका के द्वारा पारित किया गया कोई भी बिल तब तक अधिनियम नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति के द्वारा उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते हैं। अपने देखेंगे कैसे भारत के अंदर कानून बनाए जाते हैं। तो कोई भी कानून बनाने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसी बात कहां पर लिखी गई है? ऐसी बात लिखी गई है अनुच्छेद 79 के अंदर। अब अपने देखते हैं कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। पहली बात तो जो लोकसभा है, इसको अपने संसद का निचला सदन भी कहते हैं और इसको अपने संसद का ऊपरी सदन या मुख्य सदन, अपर हाउस, ठीक है। अब ये बनते कैसे, इनका गठन कैसे होता है, वो अपने देखते हैं। पहले अपने अनुच्छेद वाइज देखते हैं। अनुच्छेद 80 के अंदर देखते हैं। पहले अपने देखते हैं अनुच्छेद 80 के अंदर जो वर्णन किया गया है वो किया गया है राज्यसभा का, कि राज्यसभा क्या होती है। देखो, हालांकि अपने राज्यसभा की जो कार्य प्रणाली है कि राज्यसभा कैसे काम करती है, इसकी क्या शक्तियां होती है, इनके बारे में चर्चा धीरे धीरे जैसे जैसे अपना ये टॉपिक आगे बढ़ेगा तब अपने इसके बारे में ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। परंतु यहाँ पर इसके नाम से एक बात तो तय होती है कि ये क्या है? राज्यों की सभा है तो सदन का, ये संसद का ये एक सदन है। क्योंकि भारत के अंदर दो सदन बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए भारतीय संसद को द्विसदनात्मक कहा जाता है। तो भारतीय संसद को द्विसदनात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के अंदर दो सदन होते हैं। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अगर भारत के अंदर द्विसदनात्मक कार्यवाही नहीं होती तो फिर भारत को एकल सदनात्मक संसद कहते हैं, जिसके अंदर एक ही सदन होता है। परंतु वर्तमान में भारत के अंदर द्विसदनात्मक की बात की गई है अनुच्छेद 79 के अंदर। अब ये राज्यों की सभा है। राज्यों, देखो भारत के अंदर होता क्या है कि जो संविधान है, संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था की गई है। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि कुछ शक्तियां और अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं, जबकि कुछ शक्तियां और अधिकार जो है वो राज्य सरकारों को दिए गए हैं। अब चूंकि संविधान जो है उसको मेन रूप से उसके अंदर बदलाव करना है, उसकी प्रक्रिया जो है वो संसद के द्वारा की जाती है, जो कि एक केंद्रीय विधायिका का भाग है। इसलिए राज्यों को यह डर लगा रहता है कि जो केंद्र है वह संविधान को बदलकर हमारा जो अधिकार है वो छीन ना ले, हमारी रोजी रोटी छीन ना ले। इसलिए राज्यों को, राज्यों के अधिकारों का या राज्यों के हितों का संरक्षण करने के लिए, राज्यों के हितों का संरक्षण करने के लिए सदन का जो ऊपरी सदन है या संसद का जो ऊपरी सदन है, जिसको अपने राज्यसभा कहा गया है, उसका गठन किया जाता है। तो राज्यसभा का गठन करने का उद्देश्य क्या है? राज्यसभा का गठन करने का उद्देश्य है राज्यों के अधिकारों की संरक्षण करना, राज्यों के अधिकारों को बचाए रखना, राज्य के हितों को बचाए रखना। अब ये जो राज्यसभा होती है, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, वो अपने देखते हैं।
तो पहली बात तो अगर अपने सदस्यों की बात करें राज्यसभा के अंदर, तो अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर वो हो सकते हैं 250। कितने हो सकते हैं? 250। इन 250 में से 238 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं निर्वाचित, और 12 सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत। तो दो प्रकार के लोग यहाँ पर बैठते हैं, कुछ लोग निर्वाचित होते हैं और कुछ लोग मनोनीत होते हैं। जब अपने राष्ट्रपति के चुनाव की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये 238 लोग ही भाग ले सकते हैं, ये 12 लोग भाग नहीं ले सकते। वर्तमान की अपने बात करें तो अधिकतम है संविधान के अंदर जो वर्णित की गई है। वर्तमान में जो है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं वर्तमान को, वर्तमान में जो है वो है 245। अब 245 को कैसे बांटा गया है? 233 जो तो है वो तो है निर्वाचित, और 12 जो है वो है वर्तमान में मनोनीत। तो वर्तमान में राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 245 होते हैं। 5 सीटें जो है उनका प्रयोग नहीं किया गया है। 245 में से 233 लोग निर्वाचित होते हैं और 12 लोग मनोनीत होते हैं। पहले अपने इनकी बात कर लेते हैं, मनोनीत की। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है या 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। मतलब कि ये 12 व्यक्ति जो है कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनोनीत का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था। मनोनीत का मतलब है कि राष्ट्रपति केवल बता देगा कि आज से, जैसे मेरा नाम अशोक है, कि आज से अशोक जो है वो राज्यसभा का सदस्य है, इतना उसको बताना है। उस अशोक को ना कोई चुनाव लड़ना ना हारने का डर है। तो ऐसे कितने व्यक्ति हो सकते हैं? ऐसे 12 व्यक्ति हो सकते हैं। लोगों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान या सामाजिक क्षेत्र कह सकते हो या सामाजिक सेवा कह सकते हो में अग्रणी होते हैं। तो संविधान क्या कहता है कि केवल एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति किन लोगों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति ऐसे लोगों को मनोनीत कर सकता है जिन्होंने कला के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की हो, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की हो, या जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की हो, या जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र या सामाजिक सेवा के अंदर कोई उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की हो। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो व्यक्ति अग्रणी है उसको राज्यसभा के अंदर मनोनीत किया जा सकता है। किसके द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। कितने लोगों को मनोनीत किया जा सकता है? केवल 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। हालांकि मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति का है, परंतु अपने जानते हैं कि राष्ट्रपति अपने निर्णय स्वयं नहीं लेता है। जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय वैसे मंत्री परिषद के ही होते हैं। राष्ट्रपति का तो केवल नाम लिखा जाता है कि ये काम राष्ट्रपति ने कर दिया है। तो 12 लोग तो ऐसे आगे। अब आता है राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा का चुनाव, जो बाकी 233 लोग हैं उनकी बात अपने अभी कर रहे हैं। पहली बात, चौथी अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य तथा ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है। भारत में 2 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, आपने पढ़ेंगे। केवल अभी वर्तमान में 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी विधानसभा का निर्माण किया जाना है, परंतु अभी तक किया नहीं जा सका है क्योंकि वहां पर अभी भी जो है वह राष्ट्रपति शासन चल रहा है। वह केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अभी विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। हालांकि जब इसका जम्मू कश्मीर का दर्जा बदला गया था राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का, तब यह बात कही गई थी कि इसमें विधानसभा होगी, परंतु अभी तक गठन नहीं हुआ है। तो जिनमें विधानसभा है का प्रतिनिधित्व बताया गया है। तो जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसके अंदर बताया गया है कि किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे। अब उदाहरण के लिए राजस्थान का जो कोटा है, राजस्थान का कोटा 10 है।
राजस्थान का कोटा 10 राज्यसभा सदस्यों का है। ऐसे ही हर राज्यसभा, हर राष्ट्र, हर जो राज्य है उसका कोटा है राज्यसभा सदस्य का है। ठीक है, तो हर राज्य का अपना अपना कोटा होता है। ये जो 10 लोग हैं जो राज्यसभा के अंदर जाते हैं राजस्थान से, इनको सांसद ही कहा जाएगा। चाहे वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो, उसको कहा तो सांसद ही जाएगा। सांसद का मतलब क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद का सदस्य। तो संसद तो दोनों चीज ही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर संसद बनता है। तो जो राज्यसभा के 10 लोग हैं, इनका चुनाव कैसे किया जाएगा? प्रत्येक राज्य से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो जैसे राजस्थान का कोटा 10 लोग हैं, तो वो 10 लोग कौन होंगे जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यसभा के अंदर? यह कैसे निर्धारित किया जाएगा? इसके लिए राजस्थान के अंदर चुनाव करवाया जाएगा, परंतु वह जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि उसमें राजस्थान की जनता भाग नहीं लेगी। अगर यह प्रत्यक्ष चुनाव होता तो राजस्थान की जनता भाग लेती। तो इसके अंदर भाग कौन लेगा? इसके अंदर ऐसे विधानसभा के सदस्य हैं जिनको अपने एमएलए कहते हैं, वो भाग लेंगे जो निर्वाचित होते हैं, जो चुनाव जीतकर आए हुए होते हैं। यहां पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, द्वि सदन होते हैं। 6 राज्य ऐसे हैं। अगर कहीं पर द्वि सदन है तो भी विधान परिषद के सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा के चुनाव में केवल और केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। या ऐसा कहा जाए कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं वही एमएलए जो हैं वो यहां पर भी भाग लेंगे। इस तरीके से राज्यसभा का चुनाव करवाया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर होता है और इसका चुनाव भी जो है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर होता है। ठीक है, ये कहानी है राज्यसभा के चुनाव की। अब अनुच्छेद 83 और 84 के अंदर दो चीज बताई जाती है। एक तो बताई जाती है राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है ना, वो तो बताया गया है अनुच्छेद 83 के अंदर। अनुच्छेद 83 के अंदर तो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा आजीवन सदन है। आजीवन सदन मतलब है कि यह कभी खत्म नहीं होती है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। परंतु राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का होता है। तो ऐसे कैसे हो गया? तो ये ऐसा सिस्टम चलता है यहां पर। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं यहां पर कि 2014 के अंदर कोई चुनाव हुआ राज्यसभा का और 10 लोग चुनकर आए, 10 लोग सांसद बने। 2015 के अंदर ही किसी राज्य में चुनाव हुआ, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं राज्यसभा के। लगभग हर साल किसी न किसी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं। तो वहां पर 15 लोग चुनकर आए। ठीक है, अब ये जो 2014 में लोग चुने गए हैं, ये सीटें कब खाली हो जाएगी? 2020 में सीट खाली हो जाएगी। तो 2020 में 10 सीटों के लिए चुनाव करवा दिया जाएगा, 10 लोग नए आ जाएंगे। कुल संख्या वहीं पर बनी रहेगी 245। 10 लोग गए, 10 लोग नए आ गए। वैसे जो 2015 में चुनकर आए के थे उनको 2021 में ये सीटें खाली होगी और 2021 में 15 सीटों के लिए चुनाव करवा दिया जाएगा। तो सदस्य संख्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। तो पूरा सदन एक साथ कभी खाली नहीं होता है, लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। एक बार जो व्यक्ति जाता है वो कितने टाइम के लिए जाता है? 6 वर्ष के लिए
जाएगा राज्यसभा के अंदर। 6 वर्ष के बाद उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जितने पद जिस साल में खाली होते हैं, हर साल में उतने लोगों का चुनाव करवा दिया जाता है। तो इसको ऐसा भी कहा जाता है, दूसरे शब्दों में अर्थात इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, मतलब दोनों का एक ही होता है, सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तो ये चक्कर चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है, पूरी राज्यसभा कभी खाली नहीं होती है। इसीलिए राज्यसभा को कौन सा सदन कहा गया है? एक आजीवन कालीन सदन कहा गया है, जो कभी भी खाली नहीं होता है। ये होती है राज्यसभा की कहानी। अब राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं अपने आगे लोकसभा के साथ पढ़ लेंगे। तो ये तो कहानी है राज्यसभा की। तो अपने को राज्यसभा के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है कि राज्यसभा के अंदर अधिकतम 250 सीटें हो सकती है, परंतु केवल वर्तमान में केवल 245 सीटें भरी जाती है, जिसमें 233 मेंबर या 233 सदस्य जो हैं वह अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुनकर आते हैं। कौन लोग भाग लेते हैं? राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 12 जो मेंबर हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत राष्ट्रपति कौन से क्षेत्र के लोगों को कर सकता है? ऐसे लोगों को कर सकता है जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक क्षेत्र के अंदर कोई उत्कृष्ट भूमिका या देश निर्माण के अंदर, राष्ट्र निर्माण के अंदर कोई योगदान दिया हुआ होता है। उन लोगों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है वो देख लिया। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह तो एक आजीवन सदन है, परंतु जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नियम यह है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वह सेवानिवृत्त होते जाते हैं, तो उनके अनुसार चक्कर चलता रहता है। हर राज्य का कोटा होता है, जो राज्य जितना बड़ा है उतना ही कोटा ज्यादा है। कोटा कहां लिखा गया है? कोटा लिखा गया है 4ठी अनुसूची के अंदर। क्या केंद्र शासित प्रदेशों से भी राज्यसभा में लोग चुने जाते हैं? तो केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यों में राज्यसभा के अंदर लोग चुने जाते हैं, लोग भेजे जाते हैं जिनके अंदर विधानसभा है। अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके अंदर विधानसभा नहीं है, तो उसका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य चुने जाते हैं जिनके अंदर विधानसभा होती है। इतनी सी बात अपने को राज्यसभा के अंदर ध्यान रखनी है। तो राज्यसभा के अंदर बहुमत किसका होगा? जिसकी राज्यों में सरकार होगी, क्योंकि चुन कौन रहा है राज्यसभा के सदस्यों को? राज्यसभा के सदस्यों को चुन रहा है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। तो जिसकी राजस्थान के अंदर सरकार होगी उसी दल के तो 10 लोग चुनकर जाएंगे, 10 या जितनी भी सीटें खाली हो रही है, सारी की सारी 10 सीटें खाली नहीं होती है, कभी 2 सीटें खाली होती है, कभी 3 सीटें खाली होती है, कभी 5 सीटें खाली होती है, कितनी सीटें खाली होती है, तो वो नॉर्मली उस दल के द्वारा चुने जाते हैं जिस दल का बहुमत यहाँ पर होता है। हालांकि अगर 3 सीट खाली हुई है और वर्तमान की स्थिति देखें जिसमें 100 राजस्थान विधानसभा के अंदर 100 सदस्य कांग्रेस के हैं, 70-75 के करीब बीजेपी के और बाकी अन्य दलों के हैं, तो 3 में से 2 सदस्य जो है वो कांग्रेस के चुन लिए जाएंगे और 1 सदस्य बीजेपी का चुन लिया जाएगा। तो इस तरीके से जिनकी राज्यों में सरकार होती है उन्हीं के सदस्य यहाँ पर चुनकर आते हैं। ये राज्यसभा होती है भारत की। अब बात आती है लोकसभा की। लोकसभा का नाम है लोगों की सभा, तो ये मुख्य सदन होता है भारत का। हालांकि सर्वोच्च सदन या ऊपरी सदन राज्यसभा को दर्जा दिया गया है, ये निचला सदन होता है, परंतु ये लोगों का सभा है, जनता की सभा है। ठीक है, इसलिए भारतीय लोकतंत्र का सही मायने में जो सदन है या भारतीय लोकतंत्र का सही मायने में जो प्रतिनिधित्व होता है वह कहाँ होता है? वो लोकसभा में होता है। अब अपने बात करते हैं कि लोकसभा की संरचना क्या होती है। तो लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य जो हैं वो हो सकते हैं 550। अब इन 550 को 2 भागों में बांटा गया है। वैसे देखो 550 जो है वो 552 हो सकते हैं, क्योंकि 2 लोग जो है वो एंग्लो इंडियन के, परंतु अभी एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व हटा दिया गया है। तो 550 में से 530 लोग जो हैं वो तो राज्यों से चुने जाते हैं, 20 लोग जो हैं वो यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन पुरानी किताबों में लिखा गया है आंग्ल भारतीय, परंतु अभी भारतीय संसद ने जनवरी 2020 के अंदर एक संविधान संशोधन किया था, जिसको अपने 126वां संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। उस 126वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत
एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था वो रद्द कर दिया गया है, अभी कोई मनोनीत सदस्य वहां पर नहीं होता है, ठीक है। परंतु वर्तमान में जो सीटें चल रही है ये तो अधिकतम है जो संविधान के अंदर लिखा गया है। वर्तमान में जो सीटें चलती है वो चलती है 545। वर्तमान को मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। वर्तमान में कितनी सीटें चलती हैं? 543 है। 543 भी नहीं रहेगी, सॉरी, अब क्योंकि एंग्लो इंडियन वाला चला गया है, तो अभी कितनी सीटें होती है? 543 होती है। 543 के अंदर से जो है 530 राज्यों से चुने जाते हैं, 13 जो है वो यूटी से चुने जाते हैं। वैसे 545 इसलिए कह देते हैं कि 2 एंग्लो इंडियन होने चाहिए थे, परंतु अभी एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है 126वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो अभी उनकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो इतने सदस्य होते हैं लोकसभा के अंदर। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। 530 सदस्य कहां से चुनकर आए हैं? राज्यों से, और 13 सदस्य कहां से चुनकर आए हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। अब यहां पर क्या किया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीट निर्धारित की जाती है, सीट निर्धारित की जाती है। तो किस राज्य के अंदर कितनी सीटें होगी लोकसभा की है, किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर। अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो जो है उस राज्य के अंदर ज्यादा सीटें होगी लोकसभा की। अगर किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो उस राज्य की लोकसभा के अंदर सीटें क्या होगी? कम होगी। यहां पर जो जनसंख्या 1971 की जनगणना का आंकड़ा लिया जाता है, 1971 की जनगणना का आंकड़ा, तो अभी हालांकि उसके बाद अपने पास 1981, 1991, 2001, 2011 सारे आंकड़े उपलब्ध है, परंतु वर्तमान में सीटें 1971 के आधार पर ही निर्धारित है, उसके बाद बदली नहीं गई है। इसके बाद क्या किया जाता है? प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। और इसके लिए जो आंकड़ा लिया जा रहा है वर्तमान में, वो लिया जा रहा है 2001 की जनगणना। अब ये काम कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। ये पूरा भारत है, ठीक है। इस भारत के अंदर एक राज्य है राजस्थान। अब भारत के अंदर 543 सीटें बांटनी है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़, 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की, और सीटें कितनी बांटनी है? 543 सीटें बांटनी है। तो एक सीट के ऊपर लगभग, मैंने उदाहरण लिया कि 30 लाख लोग आएंगे। अब राजस्थान की जनसंख्या 30 करोड़ और 30 लाख लोगों के बदले में एक सीट होनी चाहिए, तो राजस्थान के हिस्से में कितनी सीट आ जाएगी? 10 सीटें आ जाएगी। ऐसे राजस्थान के हिस्से में कितनी सीट आई हुई है? 25 सीट आई हुई है। अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग सीट आई हुई है। अब यूपी सबसे बड़ा राज्य है तो उसके पास 78 सीट है, और राजस्थान छोटा राज्य है तो इसके पास 25 सीट है। अब जब राजस्थान के अंदर 25 सीट है तो ये तो निर्धारित हो गया कि राजस्थान से 25 लोग लोकसभा में जाएंगे। अब बाद में इसके बाद राजस्थान को 25 टुकड़ों में बांटा जाता है, हर राज्य को अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है। ये जो एक टुकड़ा होता है इसको एक अपने निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक निर्वाचन क्षेत्र। तो राजस्थान के अंदर कितने टुकड़े बनेंगे? 25 टुकड़े बनेंगे। राजस्थान के अंदर कितने निर्वाचन क्षेत्र बन गए? 25 निर्वाचन क्षेत्र बन गए। तो एक राज्य, पहले राज्य का कोटा निकल गया, उसके बाद राज्यों को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, उसको निर्वाचन क्षेत्र कह दिया, ठीक है। इस तरीके से लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना है कि जब राज्य के कोटा निर्धारित किए जा रहे हैं तब कौन सी जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लिए जा रहे हैं? 1971 की जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लिए जा रहे हैं। परंतु जब राज्य को आगे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जा रहा है तब कौन सी जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लिए जा रहे हैं? 2001 की जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लिए जा रहे हैं। इसके बाद दूसरी चीज, अब हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति जो है वो चुनकर जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से
एक व्यक्ति का चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से 5 वर्ष में किया जाता है। तो लोकसभा के चुनाव कब करवाए जाते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में करवाए जाते हैं। हालांकि उससे पहले भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु वो बहुत कम बार होती है। अपने देखेंगे कब वो स्थिति आ जाती है कि बीच में चुनाव करवाने पड़ जाते हैं। अब प्रत्येक 5 वर्ष में ऐसे चुनाव होते हैं जिनको अपने भारत के आम चुनाव कहते हैं, लोकसभा के चुनाव कह सकते हो। पिछले चुनाव जो है वो 2019 के अंदर हुए थे, जिसे 17वीं लोकसभा चुनी गई थी। ठीक है, यहां पर जो चुनाव हो रहा है वो किस प्रकार का चुनाव है? प्रत्यक्ष चुनाव है। अगर प्रत्यक्ष चुनाव है तो इसके अंदर कौन भाग लेगा? आम जनता भाग लेगी। आम जनता का मतलब है वह हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है, जिसके पास मतदान का अधिकार है, वह व्यक्ति इसके अंदर भाग लेगा। वह हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, इस चुनाव में भाग लेता है। इस चुनाव में भाग लेता है। ठीक है, ये कहानी है लोकसभा चुनावों की। इस तरीके से लोकसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। अब बात आती है दूसरी बात, यहां पर एक चीज का ध्यान रखा जाए कि लोकसभा जो है उसका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में करवाया जा रहा है। तीसरी बात, लोकसभा के चुनावों में एससी तथा एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती है। तो लोकसभा में आरक्षण मिला हुआ है। किस किस को मिला हुआ है? एससी तथा एसटी को मिला हुआ है। जनसंख्या के अनुपात का मतलब है कि अगर वर्तमान के अंदर कुल भारत की 24% जनसंख्या जो है वह एससी और एसटी समुदाय से संबंधित है, तो कुल लोकसभा सीटों की कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी? 24% सीटें। अब ये तो पूरे भारत का आंकड़ा हो गया। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर लगभग 32% जो है वो एससी और एसटी समुदाय हैं। तो कुल राजस्थान की 25 सीटों की कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जाएगी? 32% सीटें जो है वह लोकसभा के चुनावों में एससी और एसटी के लिए आरक्षित हो जाएगी। ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, इनको कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है। आरक्षण केवल किसको मिला हुआ है? एससी और एसटी को मिला हुआ है। वो भी कितने प्रतिशत? ऐसा नहीं है कि 33% मिला हुआ है या 50% मिला हुआ है। तो आरक्षण कितना है? उनके जनसंख्या के अनुपात में मिला हुआ है। तो अगर कल को एससी एसटी की जनसंख्या बढ़ जाती है कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से, तो एससी एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो भी बढ़ जाएगी। हालांकि राज्यसभा में कोई भी आरक्षण किसी को नहीं मिला हुआ है। जो आरक्षण है वो केवल लोकसभा में मिला हुआ है। राज्यसभा में आरक्षण का कोई नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ये कहानी है लोकसभा चुनावों की। अब इसके अंदर एक बात और आती है, अनुच्छेद 82 आता है इसके अंदर। अनुच्छेद 82 क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, का गठन किया जाता है। अब ये परिसीमन आयोग क्या होता है? देखो, आयोग है, आयोग का मतलब है एक प्रकार की समिति है, 2 या 3 लोग होते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, पहली बात तो राज्यों में लोकसभा की सीट निर्धारित करना, की सीट बनाना। क्योंकि देखो, लोकसभा की सीट है जनसंख्या के आधार पर। मैंने आपको यहीं पर क्या बताया कि जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य की सीट निर्धारित की जाती है। तो अब जब जनगणना होगी तो जनसंख्या के आंकड़े तो बदल गए। अगर जनसंख्या के आंकड़े बदल गए तो किस राज्य की कितनी सीटें होगी ये भी बदलनी चाहिए। परंतु
परंतु चूंकि अपने राज्यों का कोटा जो है या राज्यों में सीटों की संख्या जो है वो 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित की गई है, तो ये वर्तमान में बदली नहीं जाती, वर्तमान में बदली नहीं जा सकती। तो ये काम तो किया नहीं जाता है, बदली नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि जो राज्य के अंदर सीटों की संख्या है वह अपनी कौन सी जनगणना के आधार पर निर्धारित की हुई है? 1971 की जनगणना के आधार पर। अगर कल को संसद के द्वारा संविधान संशोधन कर दिया जाता है और 1971 की जगह 2021 लिख दिया जाता है, तो फिर परिसीमन आयोग ये काम करेगा। दूसरा, राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा, कि आपने ये तो कह दिया कि राजस्थान के अंदर 25 सीटें होगी लोकसभा की, परंतु वह सीटें कौन सी होगी, किस सीट के अंदर कौन सा क्षेत्र आएगा, यह भी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये परिसीमन आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब तो इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीटें भी क्या है, 2001 के बाद फिक्स है, वर्तमान में बदली नहीं जा सकती। तो 2001 के बाद 2004 में बदली नहीं जा सकती। 2004 के अंदर जो है 2004 के अंदर परिसीमन आयोग गठित किया गया था। 2011 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ना तो ये बदला जा सकता है ना ये बदला जा सकता है, क्योंकि संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है कि इनका निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा और इनका निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा, यही जो परिसीमन आयोग है वही निर्धारित करता है कौन सी सीट को आरक्षित किया जाएगा, कौन सी सीट को एससी एसटी के लिए आरक्षित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब एससी एसटी के लिए कौन सी सीट आरक्षित करनी है, इसका भी आपको अनुमान कहां से लगेगा? जनगणना से ही लगेगा कि जनसंख्या में उनका अनुपात बदला है या नहीं बदला है, उनका प्रतिशत। अब चूंकि 2001 की जनगणना के आधार पर ही काम चल रहा है, 2011 की जनगणना को प्रयोग में ही नहीं लिया है, तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। तो 2011 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया था, हालांकि 2001 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। अब अगर कल को संसद जो है, चूंकि भारत के अंदर नई संसद का निर्माण हो रहा है, तो नई संसद का निर्माण होने के बाद जो लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ेगी, इसीलिए नई संसद का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि देखो, आपने 1971 के बाद से सीटें निश्चित की हुई है कि किस राज्य के अंदर कितनी सीटें आएगी। हालांकि 1971 के बाद बहुत सारे राज्यों का प्रतिशत जो है वो बदला है। उदाहरण के लिए वर्तमान में राजस्थान के अंदर कुल भारत की जनसंख्या का 5.55% है, जबकि 1971 में मात्र 4% जनसंख्या थी भारत की यहाँ पर। तो अब हमारे पास जनसंख्या ज्यादा, तो हमें सीटें भी ज्यादा मिलनी चाहिए, परंतु सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। उसका कारण ये है कि वहां पर रोकने का कारण क्या है? उसका ये कारण है कि अगर आप इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार राज्यों को ज्यादा सीट देंगे, तो फिर जो राज्य है वो जनसंख्या नियंत्रण को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि चूंकि उनको पता है कि अगर हमारी जनसंख्या नियंत्रित कर ली तो हमारी लोकसभा में सीटें कम हो जाएगी, लोकसभा में सीटें कम हो जाएगी तो उस राज्य का जो राजनीतिक महत्व है या राजनीतिक योगदान है भारत की सरकार में, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए सरकार ने या संसद ने निर्धारित किया कि 1971 के बाद तुम्हारी जनसंख्या बढ़ी है तो उसका फायदा तुम्हें लोकसभा के चुनावों में नहीं मिलेगा। हालांकि इससे एक विषमता पैदा हो गई है कि कई राज्यों के अंदर एक सीट जो है वो 40 लाख लोगों के ऊपर एक सीट है, जबकि कई राज्यों में मात्र 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट है। इस विषमता को दूर करने के लिए द्वारा परिसीमन किया जाएगा, तब सीटें बढ़ेगी। इसलिए नई संसद का निर्माण जो है वो निर्माणाधीन है, नई संसद अपनी। ठीक है, तो 2021 की जनगणना होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। अपने को ध्यान रखना है कि परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 82 के तहत। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद 84 की, या उससे पहले अपने देखते हैं लोकसभा कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल है कि सदन तथा सदस्य दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष के बाद सभी जितने भी 543 के 43 लोग हैं, सभी लोग एक साथ सेवानिवृत्त हो जाते हैं, एक साथ सभी लोग पद छोड़ देते हैं। तो लोकसभा का अगर सामूहिक कार्यकाल देखा जाए, सदन का कार्यकाल देखा जाए, तो भी 5 वर्ष ही होता है, जबकि राज्यसभा जो है वह एक आजीवन सदन है, जबकि लोकसभा एक आजीवन सदन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में जो लोकसभा है वो पूरी की पूरी सेवानिवृत्त हो जाती है।
जबकि इसके सदस्य भी कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब लोकसभा के चुनाव बीच में उपचुनाव भी करवाने पड़ते हैं। उपचुनाव की जरूरत यदि किसी सदस्य की मौत हो जाए कि मौत हो जाती है या वह इस्तीफा दे देता है, इस्तीफा दे देता है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव करवाया जाता है, उपचुनाव करवाया जाता है। ठीक है, तो उपचुनाव की जरूरत कब पड़ती है? 2 परिस्थितियों में पड़ती है। कब कब? कि या तो कोई जो सांसद है उसकी मृत्यु हो जाए तो उस सीट को भरने के लिए, और या फिर जो है वह व्यक्ति इस्तीफा दे दे। हालांकि इस चुनाव में जीता हुआ व्यक्ति, इस चुनाव में जीता हुआ व्यक्ति लोकसभा के शेष कार्यकाल तक ही सांसद है, शेष कार्यकाल तक ही सांसद रहेगा। तो अगर उदाहरण के लिए 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, 2021 के अंदर एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, किसी की भी, अब इसके अंदर 2021 के अंदर ही उपचुनाव करवाया गया, तो जो सदस्य आएगा वो 2024 तक ही सांसद रहेगा। 2024 के अंदर तो पूरी लोकसभा ही भंग हो जाएगी। लोकसभा भंग हो जाएगी तो सभी सदस्य अपने आप भंग हो जाएंगे। राज्यसभा में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये कहानी है लोकसभा के अंदर उपचुनाव की। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है जब लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में भंग किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां भी होती है जब लोकसभा को 5 साल से पहले ही पूरी लोकसभा की सभी सीटों के चुनाव की जरूरत पड़ सकती है। उसको अपने कहते हैं लोकसभा का भंग होना। तो लोकसभा भंग कब कब हो जाती है वो भी अपने देख लेते हैं। तो ऐसी स्थितियां कब कब पैदा होती है? जब लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष से पहले करवाने पड़ते हैं। एक तो होता उपचुनाव, उपचुनाव तो जो है वो सारी सीटों पर जरूरत नहीं पड़ी, वो तो 1-2 सीटों पर जरूरत पड़ी है। परंतु पूरी सीटों पर एक साथ चुनाव जो तभी होता है जब लोकसभा भंग हो जाती है, नई लोकसभा का ही चुनाव किया जाएगा। 16वीं लोकसभा की बजाय 17वीं लोकसभा, 17वीं की बजाय 18वीं लोकसभा आ जाएगी, नई सरकार बनेगी। ये कब कब होता है? ऐसी परिस्थिति कब आती है? पहली परिस्थिति आती है यदि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। तो अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है तो फिर वो लोकसभा भंग हो जाएगी और पूरी सभी सीटों के ऊपर नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे, जो कि 5 वर्ष के लिए चुनी जाएगी। ठीक है, ऐसा वैसे मान्यता होता नहीं है। ऐसा कुछ ही परिस्थितियों में जो है जो प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देता है, कोई आदमी अपनी सरकार क्यों गिराएगा। अगर लोकसभा भंग हो गई मतलब कि सरकार ने भी बहुमत खो दिया। अब वो बहुमत कहां सिद्ध करेंगे? अगर बहुमत खो दिया तो सरकार भी बदलेगी। दूसरा, यदि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? इसको दूसरे शब्दों में अपने लिख सकते हैं कि यदि सरकार
लोकसभा में, यदि सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है, बहुमत खो देती है, तो भी, हालांकि हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी की सरकार बनी। अब लोकसभा के अंदर है 543 सीटें, आपको बहुमत के लिए चाहिए 272 सीट, ठीक है। अब अगर आपके पास 274 सीट थी, मतलब कि पूरी पूरी सीटें दिया हुआ जितनी जरूरत है, दो लोग आपकी पार्टी को छोड़ देते हैं, तो या तीन लोग आपकी पार्टी को छोड़ देते हैं, आपके पास कितनी सीटें बच गई? 171 सीट। तो इस स्थिति को कहते हैं कि सरकार ने बहुमत खो दिया है। अब ये बहुमत केवल काम पूरी संसद का नहीं होता है, बहुमत किसका होता है? लोकसभा का ही होता है, क्योंकि सरकार कौन बनाता है? जिसकी लोकसभा में बहुमत होती है, ना कि संसद में बहुमत होती है। तो यह संभव है कि जिस दल की सरकार है, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी का लोकसभा में बहुमत होना तो अनिवार्य है। बिना लोकसभा के बहुमत के तो आप सरकार बना ही नहीं सकते, आपको सरकार बनाने का संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। राज्यसभा में आपका बहुमत हो ना हो वो एक बाद की बात है, ठीक है। तो अगर लोकसभा के अंदर यह पता चलता है कि जो सरकार है उस पार्टी का बहुमत खो गया है, उस पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो वो सरकार गिर जाएगी। हालांकि अगर उन परिस्थितियों के अंदर कोई दूसरा दल जो है वह बहुमत सिद्ध कर देता है, उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, सरकार गिरते या 1978 1979 के अंदर ये हुआ था कि मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी, सरकार गिरते ही चौधरी प्रधानमंत्री बन गए थे, लोकसभा भंग नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के पास खुद के कुछ सांसद थे लोकसभा में और कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया। दोनों लोगों का जोड़ जो है वो 272 पहुंच गया, सरकार बन गई, लोकसभा भंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। परंतु यदि कोई जो दूसरा दल है वह सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो, तो कोई भी दल सरकार नहीं बना पा रहा है, तो फिर लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा और नई लोकसभा का चुनाव किया जाएगा, जिसमें जिस दल का बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा। तो लोकसभा जो है वो सामान्यतः 5 वर्ष से पहले दो ही परिस्थितियों में भंग की जाती है, जब या तो प्रधानमंत्री इसकी सलाह राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दूसरी स्थिति आती है कि यदि सरकार जो है उसने लोकसभा में बहुमत खो दिया है, तो सरकार को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, उस स्थिति में मंत्रिपरिषद जो है वो इस्तीफा दे देगा। अब अगर कोई दूसरा दल अपना बहुमत सिद्ध कर पाता है तो फिर वहां पर सरकार बनेगी, अन्यथा सरकार नहीं बनेगी, द्वारा चुनाव करवाने पड़ेंगे। इस तरीके से जो लोकसभा है उसका 5 वर्ष से पहले कार्यकाल समाप्त हो सकता है। यह है लोकसभा के कार्यकाल की बात। अब बात आती है कि सदस्यों की योग्यताएं क्या होती है। सांसद बनने की योग्यता, सांसद बनने की योग्यता, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 84 के अंदर। क्या क्या योग्यताएं हैं? एक, चाहे आप लोकसभा का सांसद बनना चाहते हैं, चाहे आप राज्यसभा का सांसद बनना चाहते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको दोनों ही स्थिति के अंदर भारत का नागरिक होना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं है वो भारत के संसद के सदस्य या भारत में सांसद नहीं बन सकते। भारत में सांसद केवल वही व्यक्ति बन सकते हैं जो भारत के नागरिक होंगे। दूसरी सदस्यता जो है वह है न्यूनतम आयु। अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम आयु जो है वो है 25 वर्ष। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी आप लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हैं। यदि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, चाहे वो चुनाव के माध्यम से हैं, चाहे वो मनोनीत सदस्य हैं, तो इनकी न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। एक कंडीशन, एक शर्त दोनों पर समान रूप से लागू होती है, वो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तो वह भारतीय संसद का सदस्य बनने का हकदार नहीं है। तीसरी कंडीशन, यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या ऐसा कहा जाए कि यदि संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं
तो भारत की मतदाता सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है। आप पहले वोटर होने चाहिए, उसके बाद आप उम्मीदवार बन सकते हैं। नाम होना अनिवार्य है। जब तक आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तब तक आप यहाँ पर चुनाव लड़ने के हकदार भी नहीं है। परंतु यह संभव है कि एक आदमी जिसका राजस्थान का नागरिक है और राजस्थान की मतदाता सूची में नाम है, वह बिहार में जाकर चुनाव लड़ सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी जो हैं वह गुजरात से थे, परंतु उन्होंने चुनाव जो है वो बनारस उत्तर प्रदेश से लड़ा था। तो चुनाव आप भारत की किसी भी सीट से लड़ सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। कंडीशन एक ही है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु जो है वो आपको पूरी कर लेनी पड़ेगी। लोकसभा की 25 वर्ष है, राज्यसभा की 30 वर्ष है। दूसरा, आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। इसके अलावा ये जो तीनों योग्यताएं आपने अभी बात की है, ये तो तीनों योग्यताएं जो है वह संविधान के अंदर लिखी गई है। इसके अलावा जो है वह अन्य योग्यताएं संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। अन्य योग्यताएं संसद द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में बताई गई है। अब ये क्या क्या है, इसमें मैं आपको सामान्य वैसे ही बता देता हूं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता। उदाहरण के लिए, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर छुआछूत का मामला नहीं होना चाहिए, आप जो है वह किसी ऐसे अपराध के अंदर लिप्त नहीं होने चाहिए जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई मामला भी चल रहा है, आपराधिक मामला, तो भी वह छोटा मोटा आपराधिक मामला होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें 2 वर्ष से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो फिर आप चुनाव लड़ने के हकदार नहीं है। ऐसी कुछ योग्यताएं जो है वह संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये कहानी है भारत की संसद की संरचना की। अब अपने थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। लोकसभा के सदस्य या इसको ऐसा कहा जाए संसद में पद की रिक्ति, कि किसी भी सांसद का पद रिक्त कब हो जाता है। पहली बात तो यदि वह इस्तीफा दे दे, अब ये इस्तीफा किसको देंगे। अगर इस्तीफा लोकसभा का सदस्य दे रहा है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को या लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा देगा, और अगर वह राज्यसभा का कोई सदस्य दे रहा है तो वो राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपेगा। तो लोकसभा का सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर को सौंपेगा। जबकि राज्यसभा का सदस्य जो है वह किसको सौंपेगा, वह अपने सभापति को। तो जिस सदन के आप सदस्य हैं उस सदन का जो भी सभापति है या उस सदन का जो भी अध्यक्ष है, लोकसभा के मामले में अपने इसको स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के मामले में अपने इसको सभापति कहते हैं, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ये इनको इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरा, यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद, भारत के अंदर एक अनुच्छेद है 102 में वर्णित अयोग्यताओं के आधार पर उस व्यक्ति का निर्वाचन रद्द कर दिया जाए, तो पहली बात तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन उसका निर्वाचन रद्द कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। और इनकी ये अयोग्यताएं जो है वो कहां बताई गई है, अनुच्छेद 102 में बताई गई है। यह अयोग्यताएं कौन सी है, ये अयोग्यताएं या कहते हैं अपने को, अयोग्यताएं निम्नलिखित हैं। पहली, वह व्यक्ति
किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया या मानसिक रूप से, यहां पर जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है विकृत, घोषित कर दिया गया है। दिवालिया का मतलब होता है कि आपने जो कर्जा ले रखा है या जिससे भी उधार ले रखा है, आपको अगर किसी को पैसा चुकाना है और आपने समय पर पैसा नहीं चुकाया, तो अगर जो आपको राज्य जो न्यायालय अगर आपको दिवालिया घोषित कर देता है तो आप संसद के सदस्य नहीं बने रह सकते। दूसरी, अगर आपको न्यायालय के अंदर यह घोषित कर दिया जाता है कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो भी राष्ट्रपति जो है वो आपको संसद से निकाल सकता है। इन दो परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है वो आपको संसद से निकाल सकता है। ठीक है। इसके अलावा स्वाभाविक सी बात है, अगर वह किसी भी कारण से व्यक्ति जो है वह भारत का नागरिक नहीं रहता है तो अपने आप ही, क्योंकि संसद का सदस्य बनने की योग्यता ही क्या है कि आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। तो अगर आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है तो संसद की सदस्यता आपकी अपने आप समाप्त हो जाती है। तीसरी स्थिति कब होती है? यदि वह व्यक्ति संसद में 2 सीट या दोनों सदनों या राज्य या विधानसभा तथा लोकसभा, विधानसभा तथा संसद का सदस्य चुन लिया गया हो। उदाहरण के लिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के अंदर 2 सीटों से चुनाव लड़ा, एक थी गुजरात की वडोदरा और एक थी बनारस यूपी की। अब वो दोनों सीटों से चुन लिए गए, लोकसभा के चुनाव थे दोनों में। अब स्वाभाविक सी बात है, एक व्यक्ति को 2 सीटों का सांसद तो नहीं बनाया जा सकता, तो उस परिस्थिति में उनको 1 सीट खाली करनी पड़ेगी। दूसरा ये भी होता है कि कई बार कुछ एमएलए होते हैं, वो एमपी का चुनाव जीत जाते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, तो फिर उनको जो है अपनी 1 सीट खाली करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी लोकसभा और राज्यसभा की सीट चली जाएगी। वैसे यह भी हो जाता है कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही लोकसभा का सदस्य है वो राज्यसभा में चुन लिया जाता है, या कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा में चुन लिया जाता है। तो उस स्थिति में भी आपको 1 सीट खाली करनी पड़ती है, अन्यथा आपकी राज्यसभा की सीट जो है वो खाली हो जाती है। तो इन परिस्थितियों में जब आप एक से ज्यादा जगह विधायिका के सदस्य बन गए हैं, चाहे वो आपकी 2 सीटें लोकसभा में है, चाहे 1 सीट लोकसभा और 1 राज्यसभा में है, चाहे वो 1 विधानसभा और 1 लोकसभा या राज्यसभा में है, तीनों ही परिस्थितियों के अंदर आपको एक चयन करना होता है 10 दिन के अंदर और 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर अगर आप चयन नहीं करते हो तो फिर आपको दोनों जगह से रद्द करना पड़ सकता है या एक जगह से रद्द कर दिया जाता है। इतनी डिटेल में अपने को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये कंडीशन हो। तीसरा, यदि कोई सांसद लगातार 60 दिन तक संसद से अनुपस्थित रहता है, तो अगर कोई एमपी है वो लगातार 60 दिन तक संसद में आता है तो भी फिर उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। अगली कंडीशन, यदि सदन के अध्यक्ष द्वारा दल बदल कानून के आधार पर, दल बदल अधिनियम के तहत उस सांसद को बर्खास्त कर दिया जाता है। ये क्या होता है ये अपने पढ़ेंगे, दल बदल अधिनियम क्या है। परंतु यहां पर जो बर्खास्त की है सांसद की, वो किसके द्वारा की जा रही है? सदन के अध्यक्ष के द्वारा। सदन का अध्यक्ष का मतलब है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपने स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष को अपने सभापति कहते हैं। ये उनके द्वारा किया जाएगा। हालांकि इन परिस्थितियों में जो है, जब वह व्यक्ति दिवालिया या मानसिक रूप से घोषित हो गया है
तो उसकी सदस्यता किसके द्वारा रद्द की जा रही है? उसकी सदस्यता राष्ट्रपति के द्वारा रद्द की जा रही है। तो इस प्रकार से जो है वह लोकसभा या राज्यसभा के अंदर पद की रिक्ति हो सकती है। अगर पद की रिक्ति होगी तो वहां पर उपचुनाव करवाया जाएगा। हालांकि कुछ परिस्थितियों के अंदर पूरी लोकसभा एक साथ भंग हो सकती है। अगर पूरी लोकसभा एक साथ भंग होती है तो पूरी लोकसभा का एक साथ चुनाव करवाया जाता है। हालांकि 1999 के बाद ऐसा देखा नहीं गया है कि लोकसभा को भंग करना पड़ा हो। पूरे 5 साल का कार्यकाल लोकसभा जो है वो पूरा करती है। ये कहानी है लोकसभा राज्यसभा की। अब अपने अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मुख्य लोग कौन से होते हैं जो कार्यवाही का संचालन करते हैं। उसके बाद अपने देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी प्रक्रियाएं होती है, कैसे कानून बनता है, वो सब चीजें भी पढ़ेंगे। तो यहां तक अपने अभी तक ये देखा है कि संसद का सदस्य कैसे बना जा सकता है, कौन होता है, क्या योग्यताएं होती है, कब पद रिक्त हो जाता है, ये सारी चीजें अपने देख ली है। तो कुल मिलाकर संसद का गठन अपने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो के अंदर इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका बचा हुआ भाग कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।